हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाकू। मैं हूं चक्रधर और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ह्यूमन बींग्स में यूरिन का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। तो क्या सब लोग तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने किडनी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट यानी नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने जाना था कि यूरिन नेफ्रॉन के द्वारा बनता है। नेफ्रॉन जो है वह ब्लड को फिल्टर करता है और जिससे कि यूरिन बनता है। किसके दौरान? एक्सक्रीशन के प्रोसेस के दौरान नेफ्रॉन जो है यूरिन बनाता है। ठीक है बच्चों। और इस एक्सक्रीशन प्रोसेस जो है वह जो है उसको हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भाग। पहला है फिल्ट्रेशन, दूसरा है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब फिल्ट्रेशन में क्या होता है बच्चों? ब्लड जो एरोटा के माध्यम से किडनी में जाता है, ठीक है, वह जो है फिल्टर होता है, ठीक है, छनता है। और जो छन करके पानी जैसा तरल द्रव्य आता है उसका जो है रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, जो जरूरत का सामान है फिर से किडनी के द्वारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है बच्चों, और यह रीअब्जॉर्ब हो करके फिर ब्लड में चला जाता है। और तीसरा जो है ट्यूबुलर सिक्रीशन। इसके अंतर्गत जो हार्मफुल सब्सटेंस जो बहुत ही कम मात्रा में है और वह शरीर को हानि पहुंचा सकता है, वह जो है ट्यूब्यूल के माध्यम से, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पार्ट है उसके द्वारा जो है सिक्रीशन होता है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स का, और वह कहां चला जाता है बच्चों? यूरिन में। और इस तरह से यूरिन जो है यूरेटर के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में आता है और कुछ समय अंतराल बाद यूरिनरी ब्लैडर से बाहर होते हुए यूरेथ्रा को पार करते हुए वह यूरिन बाहर निकलता है। ठीक है बच्चों। अब देखो हम लोग इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है फिल्ट्रेशन प्रोसेस। क्या बच्चों? फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अब इसमें क्षमता कैसे है, उसमें फिल्ट्रेशन का प्रोसेस किस प्रकार से होता है। तो बच्चों हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि नेफ्रॉन का जो ऊपर का भाग था वह जो है उसको कहते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों? यह होता है बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, दोनों को मिला के कहते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल। ठीक है बच्चों। और यह बोमेन्स कैप्सूल कैसा है? इट इज ए कप लाइक स्ट्रक्चर और इसमें जो है ग्लोमेरुलस होता है, वेरी थिन फाइन ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें होता क्या है। कहता है ब्लड इंटर्स थ्रू दिस एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड अंदर आता है। ठीक है, और अंदर आता है तो क्या होता है? यह जिसकी दीवार उसका जो है ल्यूमेन जो है वह बड़ा होता है। देखो इसकी यहां से यहां दूरी जो है ज्यादा है और यहां कम है। ठीक है, और ब्लड जो है एफरेंट आर्टेरियोल से आता है और इफरेंट आर्टेरियोल से यह बाहर निकल जाता है। ठीक है, और यह इफरेंट आर्टेरियोल का क्या होता है? ल्यूमेन जो है छोटा होता है, यानी इसकी डायमीटर जो है कम होता है। ठीक है बच्चों। अब देखो चूंकि एफरेंट आर्टेरियोल्स में जो ब्लड जाता है ग्लोमेरुलस में एफरेंट आर्टेरियोल होते हुए, वह ब्लड जो है पास करता है कुछ ज्यादा प्रेशर पर। अंडर प्रेशर से वह ब्लड पास करता है। तो ये आता है कहां पर? यहां इस ब्लड प्रेशर के चलते क्या होता है, कुछ पार्ट जो है ब्लड से
फिल्ट्रेट करके इसमें चला आता है, पसीज कर करके चला आता है इसमें, ठीक है। इसके चलते क्या होगा, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है बच्चों। इस तरह से ये फिल्टर्ड ब्लड जो है ये चला जाता है कहां पर, ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रेशर एफरेंट आर्टेरियोल्स में होने के कारण क्या होता है, वाटर और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वे जो है कैपिलरीज के वॉल्स को पसीजते हुए, पार करते हुए ग्लोमेरुलस से बोमेन्स कैप्सूल में आते हैं, ठीक है। यहां से ग्लोमेरुलस से बोमेन्स कैप्सूल में आएगा और यह अंदर चला आता है ट्यूब्यूल में। पहले जो है यहां से आया इस यहां पर और यहां से फिर चलाया यहां पर, ठीक है। और इस तरह से ट्यूब्यूल के अंदर चला आता है, यानी नेफ्रॉन के अंदर चला गया, ठीक है। और उस पसीजे हुए फ्लूइड को कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। समझे बच्चों, इसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। कहां पर पाया जाता है, यह है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है बच्चों। अब देखो इस फिल्ट्रेट में क्या क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता है वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, सॉल्ट्स, यूरिया, विटामिन्स एटसेट्रा। यानी इसमें ऐसे मटेरियल्स रहते हैं जो कुछ फायदेमंद भी हैं, जो शरीर के लिए जरूरत है, और कुछ जो है हानिकारक चीज है वह भी इसमें रहता है। बच्चों ग्लोमेरुलस के ब्लड में जो है वह जो है लार्ज मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स और सेलुलर कंपोनेंट्स, ठीक है, सेल्यूलर कंपोनेंट्स जो हैं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी इत्यादि जो है, और प्लेटलेट्स, ये सब कहां पाए जाते हैं, ये ग्लोमेरुलस के ब्लड में रह जाते हैं। केवल निकलता है क्या, तो यह फिल्ट्रेट निकलता है, यानी वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, सॉल्ट्स, यूरिया, विटामिन इत्यादि ये सब बाहर निकलते हैं। उसके बाद बोमेन्स कैप्सूल से ये मटेरियल्स निकल जाते हैं तो चले आते हैं किसमें, ये आते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, ठीक है बच्चों। यानी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ये सभी आ जाते हैं। तो वहां क्या होता है, तो उसका जो है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। इसमें जो जरूरत का सामान है उसे शरीर के अंदर ले लिया जाता है। दैट इज सम मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आर सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड, फिर से ब्लड में रीअब्सॉर्ब हो जाता है। यानी जो यहां चला आया वह क्या होगा, फिर से ब्लड में चला जाता है, ठीक है बच्चों। और यह ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है, जो कि ग्लोमेरुलस से निकलता है, वह कहां कहां जाता है बच्चों, वह प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हेनल्स लूप और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होते हुए पास करता है, ठीक है बच्चों। आगे वाले भाग को हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और बीच वाला भाग जो है इसको कहते हैं हेनल्स लूप, जो कि बहुत ही पतला होता है। और यही हेनल्स लूप फिर आगे बढ़ता है और कलेक्टिंग डक्ट में मिल जाता है, ठीक है बच्चों। और उससे मिलने से पहले इसका ट्यूब्यूल का ल्यूमेन बड़ा होता है और इसे कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है बच्चों। अब देखो जो सब्सटेंस, यूजफुल सब्सटेंस जो आ गया था इस फिल्ट्रेट में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, उसमें से यूजफुल सब्सटेंस कौन कौन सा है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड और सॉल्ट्स। अब ये यदि बाहर निकल जाएगा तो शरीर को हानि हो जाएगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दीज आर रीअब्सॉर्ब्ड।
इसको फिर से एब्जॉर्ब कर करके ब्लड वेसल्स में डाल दिया जाता है। ठीक है बच्चों, और इस काम को करने के लिए एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है, यानी जबरदस्ती उसको, चूंकि हमारे लिए जरूरत की चीज है इसलिए इसको जो अंदर ले आता है, ब्लड में डिफ्यूज करता है, और उसके लिए हमें एनर्जी खर्च करने की जरूरत होती है। ठीक है, इसको कहते हैं एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब देखो, बिना रीएब्जॉर्प्शन के क्या होगा, सभी न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, ये सब क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है। नाउ अब इसके बाद जब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स या हेनल्स लूप में ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो बच जाता है क्या, उस फिल्ट्रेट में बच जाता है यूरिया, कुछ सॉल्ट और पानी। यह जो है इस यहां आ गया, क्या आ गया, यूरिया, सॉल्ट और वाटर। अब यह जो है इसका जो है इस तरह से रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट्स से क्या होता है बच्चों, ये ग्लूकोज, एमिनो एसिड और सॉल्ट जब शरीर के अंदर चला जाएगा तो क्या होगा, वाटर का फिल्ट्रेट, वाटर फिल्ट्रेट यह बढ़ जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, वाटर इज रीएब्जॉर्ब, पानी चूंकि शरीर के लिए बहुत जरूरी है, 80% ऑफ जो हमारा बॉडी फ्लूइड है वो क्या है, वाटर है, और पानी यदि सब निकल जाए क्या होगा, डिहाइड्रेशन से आदमी मर जाएगा। इसलिए वाटर को क्या करते हैं, रीअब्सॉर्ब करते हैं इनटू द ब्लड, ब्लड में रीअब्सॉर्ब हो जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। किस प्रोसेस को होता है, प्रोसेस बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से क्या होता है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो है सभी ब्लड वेसल से चला जाता है। इस तरह से क्या होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस जो है शरीर के अंदर बना हुआ रहता है। ठीक है, अब कहता है वाटर रीअब्सॉर्प्शन, कितना पानी जो है इस फिल्ट्रेट का ब्लड वेसल में जाएगा, यह डिपेंड करता है कि कितना पानी हमको शरीर में चाहिए। यानी गर्मी में क्या होता है, हमें ज्यादा पानी चाहिए तो वाटर जो है इसमें से ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, अब देखो यदि यही पानी हम लोग कम पीते हैं तो क्या होता है, गर्मी के दिनों में पेशाब पीला होता है, यूरिन जो है, यूरिन का कलर क्या होता है, येलो। ठीक है, येलो इस कलर का होता है, स्ट्रॉ कलर का होता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट is to maintain the water balance of the body fluid known as osmoregulation। इस osmoregulation की प्रक्रिया के कारण ही क्या होता है, शरीर के अंदर वाटर का बैलेंस जो है और बॉडी फ्लूइड जो है ये मेंटेन रहता है। ठीक है, न कम होता है न ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से चुने हुए सब्सटेंसेस का रीअब्सॉर्प्शन होने के बाद ट्यूब्यूल्स के द्वारा सिक्रीशन किया जाता है। समझे बच्चों, यह जो है सिक्रीशन क्या कौन करता है, यह करता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। वह अंतिम ट्यूब्यूल वाला भाग जो कि हेनल्स लूप के बाद का भाग है, ये वाले भाग में ये क्या होता है, इस भाग में ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। समझे बच्चों, यानी ट्यूब्यूल्स के में सिक्रीशन होता है, यानी ब्लड से कुछ सब्सटेंसेस जो है ट्यूब्यूल्स के अंदर सिक्रीट होते हैं, यानी ब्लड में कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस रहते हैं जो कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सिक्रीट हो जाते हैं। और वे सब्सटेंसेस कौन से हैं बच्चों, नाइट्रोजनस वेस्ट, कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स हैं जो उस फिल्ट्रेट में ब्लड में पाए जाते हैं। वह जो है ट्यूब्यूल में यह क्या होता है, यह डाल दिया जाता है ब्लड वेसल्स के द्वारा। नाइट्रोजनस वेस्ट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में डाल दिया जाता है, और वह नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है बच्चों, यह है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन है और कुछ अदर सब्सटेंसेस लाइक पोटेशियम, ये हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं
जो कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में फिर डाल दिए जाते हैं, जिससे कि ये हार्मफुल सब्सटेंस शरीर से बाहर यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह की प्रक्रिया को यानी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स को ब्लड वेसल से डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में डालने की प्रक्रिया को कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है बच्चों, अब देखो यह एक्सक्रीशन की प्रोसेस जो है यह क्या हर्ष में चलते रहती है? यस, यह हर्ष में चलते रहती है। तो बच्चों इस तरह से नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में लगातार यूरिन जो है बनते रहता है। ठीक है, और यह ट्यूबुलर पार्ट में यूरिन बनेगा तो कहां जाएगा? यह ट्रांसफर किया जाता है कहां पर? कलेक्टिंग डक्ट में। समझे बच्चों? और यह कलेक्टिंग डक्ट से यह ट्रांसपोर्ट होकर के यह यूरेटर में चला जाता है, यानी यह किडनी से बाहर चलाया, और इस तरह से यूरिन जो है पास करता है लगातार। कहां से? यूरेटर से, और कलेक्ट हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, पेशाब की थैली में। यह यूरिन हर्ष में धीरे धीरे जमा होते रहता है। इस तरह से जब पेशाब धीरे धीरे जमा होगा तो क्या होगा? ब्लैडर जो है यूरिनरी ब्लैडर ये एक्सपैंड करता है, धीरे धीरे यह एक्सपैंड करता है, और एक कुछ खास अंतराल पर यूरिन जो है यूरेथ्रा के माध्यम से यह बाहर निकल जाता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने आज ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीशन के प्रोसेस को समझा, किस तरह से किडनी में फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, और फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के दौरान किस तरह से यूजफुल सब्सटेंस फिर फिल्ट्रेट से अवशोषित हो जाते हैं, और जो हार्मफुल सब्सटेंस है वह कलेक्टिंग डक्ट होते हुए यह यूरिनरी ब्लैडर में आता है, और यूरिनरी ब्लैडर से यह फिर यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर चला जाता है। तो बच्चों यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें, और इस तरह के अन्य वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।